हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है AJIS एकेडमी में। मैं हूं पवन धनगर और आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इट इज़ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो इसमें इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस टॉपिक को आप बिल्कुल केयरफुल और ध्यान होकर के पढ़िएगा और इसमें जो भी आपको डाउट्स आते हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम की अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर, एटम का स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हमें यह पढ़ना होगा कि एटम क्या होता है। ठीक है, आज हम सभी को पता है, सभी जानते हैं कि भाई एटम का स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह का होता है कि न्यूक्लियस है, यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और ऑर्बिट्स में जो है आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन। मतलब जो एटम है, जो परमाणु है, उसका जो नाभिक है उसके अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है और उसकी कक्षाओं में जो है वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। जैसे सन के अराउंड अर्थ ट्रेवल करती है, वैसे ही यहाँ पर जो है न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है। ये हम सब जानते हैं। ठीक है, बट जब ये हमें पता नहीं था, मतलब जब साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी नहीं की थी, उससे पहले इलेक्ट्रॉन एटम्स के बारे में कई तरह की थ्योरीज आई। ठीक है, कई तरह के यहाँ पर लोगों ने बताया कि एटम इस तरह का होता है, किसी ने कोई मॉडल दिया, किसी ने कुछ मॉडल दिया। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों को हम शुरू से पढ़ेंगे कि आखिर एटम को, एटम वर्ड का यूज़ किसने किया और एटम शुरू से लेकर आखिरी तक ये एटम की जो डिस्कवरी है उसके ऊपर जर्नी किस तरह की रही है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम बात करें कि एटम जो है, परमाणु जो है, इसके बारे में हमें सबसे पहले किसने बताया? तो सबसे पहले बताया हमारे महर्षि कणाद ने। महर्षि कणाद एक ऋषि थे जिन्होंने ये बताया एटम और परमाणु जो शब्द है उसके बारे में ये बताया कि धूल के कण जो होते हैं हवा में, उन धूल के कणों का से भी अति सूक्ष्म कण जो होता है वो उसको परमाणु कहते हैं और वो पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, ये उन्होंने बताया। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो जब साइंटिस्ट के लेवल पर अगर हम आते हैं तो अलग अलग साइंटिस्ट ने भी इसके बारे में बताने की अपने अपने हिसाब से कोशिश की। ठीक, अब उन्हीं में सबसे पहले एक और चीज़ कि जैसे आज हम पढ़ते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, ये तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है हमारे, इनकी डिस्कवरी पहले हुई, उसके बाद में जो है इलेक्ट्रॉन एटम के स्ट्रक्चर के बारे में हमें पता चला। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि शुरू में इतना तो पता था कि ये भाई मैटर का कोई ना कोई ऐसा सब्सटेंस है जो बहुत छोटा है। ठीक है, इस पर सारे साइंटिस्ट जो थे एग्री थे। बट अब वो जो एटम का सबसे छोटा पार्ट है, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है या स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो उसका स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में किसी को भी श्योरिटी नहीं थी। तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स में, अलग अलग डिस्कवरीज में ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके सामने आई। तो दैट मीन्स कि पहले जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई, उसके बाद उनके कंक्लूजन के बेसिस पर, उसके आधार पर ही फिर एटम का स्ट्रक्चर जो है साइंटिस्ट ने डिफाइन किया। ठीक, तो हमारे पास 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। फर्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रॉन से शुरू करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, कैसे डिस्कवर किया, क्या प्रॉपर्टीज होती है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम बात करना शुरू करते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन जो है हमारा, यहां पर लिखते हैं हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो जे थॉमसन ने की थी। ठीक है, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की सबसे पहले खोज की थी, सबसे पहले डिस्कवरी की थी। अब कैसे की थी? तो यहां पर उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी वो की थी बाय कैथोड ट्यूब, बाय कैथोड ट्यूब। कैथोड ट्यूब के, ठीक है, या इसे हम डिस्चार्ज ट्यूब भी कहते हैं, कैथोड ट्यूब या डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। कैसे था ये एक्सपेरिमेंट, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि ग्लास का एक ट्यूब लिया इस तरह से, ये देखिए, ये ग्लास का एक ट्यूब था,
इसमें उन्होंने एक वैक्यूम पंप लगाया। ये वैक्यूम पंप है जो कि क्या कर रहा है, वैक्यूम पंप इस ट्यूब की सारी एयर को सक कर लेता है। मतलब अगर ट्यूब के अंदर हमें लो प्रेशर क्रिएट करना है, ट्यूब की सारी एयर को बाहर खींचना है, तो हम इस वैक्यूम पंप को स्टार्ट कर देंगे और ये अब सारी एयर को सक कर लेगा। ठीक है, ये हो गया। वैक्यूम पंप के बाद उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड फिट किए, एक इलेक्ट्रोड इधर ट्यूब के इस एंड पर और दूसरा इलेक्ट्रोड ट्यूब के अदर एंड पर फिट किया। ठीक है, और इन दोनों इलेक्ट्रोड को उन्होंने बैटरी से कनेक्ट किया, हाई वोल्टेज बैटरी। दोनों इलेक्ट्रोड को हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट कर दिया। फाइन। अब क्या किया कि हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्टेड है तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जो कनेक्टेड है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब जो पॉजिटिव है वो हमारा एनोड है, एनोड, और जो नेगेटिव है वो कौन सा है, कैथोड। इतना तो हम सभी को ही पता है। ठीक है, ये कैथोड है और ये एनोड है। ये वैक्यूम पंप है, मतलब जो सारी एयर को क्या कर लेता है, सक कर लेता है। इतनी यहां पर असेंबली हो गई। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि यहां पर जो एनोड की साइड में ट्यूब का एंड है, उस ट्यूब के एंड पर उन्होंने फ्लोरोसेंस सब्सटेंस को यहां पर कवर करके रखा। मतलब कि यहां पर जिंक सल्फाइड की एक पूरी लेयर जो है यहां पर उन्होंने बना दी। ठीक है, जिंक सल्फाइड को इस तरह से पूरी तरह से उन्होंने कवर कर दिया इस तरफ। क्यों? क्योंकि वो देखना चाहते थे कि अगर कोई भी पार्टिकल्स या किसी भी तरह का नया यहाँ पर रेज वगैरह कुछ भी बनती है तो वो यहाँ पर इससे टकराएंगी, जिसकी वजह से ये चमकने लगेगी। वो जो सरफेस है ट्यूब की वो क्या होने लगेगी, शाइन करने लगेगी, चमकने लगेगी, और जिसकी वजह से उनको पता चलेगा कि भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ नई चीज आई है। ठीक, अब क्वेश्चन ये है कि भाई ये कुछ भी अगर इस तरफ से आता है तो वो यहाँ टकराएगा कैसे, बीच में तो एनोड है। तो उन्होंने इसीलिए एनोड को भी क्या किया, एनोड को भी पोरस बनाया। इस तरह से उसमें बारीक बारीक पोर्स थे, एनोड में बारीक बारीक पोर्स थे। ठीक है, मतलब ये एनोड था, ये कैसा था, पोरस। ठीक, पोरस था, उसमें बारीक बारीक होल्स थे, और फिर उन्होंने यहां पर से वोल्टेज अप्लाई किया, मतलब आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो स्टार्ट किया। ये यहां पर अभी तक स्विच हमने ऑफ नहीं किया है। अच्छा, एक और चीज, यहां पर जो एयर प्रेशर है, इन्होंने एयर प्रेशर बहुत कम रखा है। भाई नॉर्मल एयर प्रेशर जो होता है वो हमारा कितना होता है, 760 mmHg। ठीक है, इतना ही होता है। पारे के स्तंभ का 760 मिलीमीटर की जो हाइट है, मतलब उसकी, वो उसका हमारा एयर प्रेशर होता है, जिसको हम 1 atm कहते हैं। बट उन्होंने यहां पर जो प्रेशर था बहुत ही कम, 10 to the power -3 mmHg, मतलब कि लगभग उससे आप ये कह सकते हैं कि 1000 गुना कम प्रेशर था। जो नॉर्मल प्रेशर है हमारा, उस प्रेशर से 1000 गुना कम हमारा एयर प्रेशर था इस ट्यूब के अंदर। ठीक है, मतलब कि हम कह सकते हैं कि एयर की जो क्वांटिटी है ट्यूब के अंदर वो नेग्लिजिबल थी, ना के बराबर थी, मतलब ट्यूब पूरी तरह से खाली थी। क्लियर? अब जैसे ही यहां पर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है, अच्छा असेंबली को एक बार और समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल सी असेंबली है। क्या करना है, ग्लास का ट्यूब है हमारा, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, ये लिख देता हूं मैं, डिस्चार्ज ट्यूब है ये, डिस्चार्ज ट्यूब। इसको हिंदी में बोला जाता है विसर्जन नलिका, विसर्जन नलिका या डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब या विसर्जन नलिका। इस विसर्जन नलिका जो कि कांच की बनी होती है, उस पर एक वैक्यूम पंप फिट किया। ठीक है, दूसरी चीज, उसमें 2 इलेक्ट्रोड फिट किए, एक इलेक्ट्रोड हमारा कैथोड है, दूसरा इलेक्ट्रोड हमारा एनोड है। तीसरी बात, जिंक सल्फाइड का लेयर यहां पर चढ़ाया उन्होंने एनोड की साइड में, एनोड को पोरस बनाया। ठीक है, और फाइनली फिर उन्होंने हाई वोल्टेज बैटरी के साथ, लगभग यहां पर 1000 वोल्ट की बैटरी के साथ उन्होंने इसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और फिर आप देखिए क्या होता है। जैसे ही स्विच को हम ऑफ करते हैं, ठीक है, जनरली स्विच ऑफ करना मतलब हम सर्किट ब्रेक करने की बात करते हैं, बट यहां पर एक्सपेरिमेंट्स में हमें पता है कि स्विच ऑफ करने का मतलब कि अब स्विच यहां पर ऑफ कर दिया और यहां पर
करंट का फ्लो जो है हमारा शुरू हो गया है। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पर करंट फ्लो होता है हाई वोल्टेज से, तो क्या होता है कि कुछ देर के बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कैथोड से एनोड की तरफ, ठीक है, कैथोड से एनोड की तरफ कुछ पार्टिकल्स, क्योंकि वो विजिबल तो थे नहीं, कुछ चीजें या हम कहें कि रेज वगैरह या पार्टिकल्स जो भी है वो यहां से यहां तक ट्रेवल हो रहा है। ठीक है, उनको पता कैसे चला? क्योंकि जिंक सल्फाइड की लेयर शाइन करने लगी, मतलब कि इस तरफ से कुछ चीज, ठीक है, कोई भी पार्टिकल्स, कोई भी नई रेज या जो कुछ भी था उस समय उनको नहीं पता था कि वो क्या है, तो वो यहां से यहां तक ट्रेवल कर रही है, क्योंकि यहां पर जिंक सल्फाइड की जो लेयर है ये क्या होने लगी है? शाइन होने लगी है। क्लियर? तो पहली चीज यहां पर इस तरह से हम इसको शो कर देते हैं, और हमें तो खैर पता है कि वो इलेक्ट्रॉन थे तो हम इसको इलेक्ट्रॉन भी लिख देते हैं। ठीक है, बट उन्हें नहीं पता था कि वो क्या है। आगे उन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट उस पर और भी सारे किए, और तब उन्होंने फिर कहा कि ये वाकई में कोई रेज है जो नेगेटिवली चार्ज होती है। ठीक है, तो यहां पर जैसे ही बैटरी से कनेक्ट किया जाता है तो कैथोड टू एनोड, कैथोड टू एनोड क्या हो रहा है? रेज यहां पर ट्रेवल कर रही है। क्लियर है इतनी बात? और उन्हीं रेस को क्या कहा गया? कैथोड रेस, क्योंकि वो कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल कर रही है। क्लियर? फिर क्या है कि आप देखिए कि अब कैथोड का जो टर्मिनल है वो कौन सा है? नेगेटिव, और एनोड का जो टर्मिनल है वो कौन सा है? पॉजिटिव है। मतलब कि ये जो रेज है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रही है, मतलब पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज की तरफ कोई अट्रैक्ट हो रहा है, दैट मीन्स कि वो कैसा होगा? वो नेगेटिव होगा, क्योंकि हमें पता है कि अपोजिट चार्ज क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। भाई विपरीत जो आवेश है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? आकर्षित कर रहे हैं। तो अगर कोई चीज एनोड की तरफ आकर्षित हो रही है, उसका मतलब है कि वो कैसी होगी? वो होगी ऋणात्मक। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला, थॉमसन ने निष्कर्ष निकाला कि यहां पर जो आपकी रेज है, या जो रेज के अंदर जिन पार्टिकल से वो रेज बनी है, वो रेज कैसी है? नेगेटिवली चार्ज्ड। फाइन, चलिए तो नेक्स्ट, अच्छा हम लिखते चलते हैं, चलिए कि उन्होंने ऑब्जर्वेशन क्या क्या ऑब्जर्वेशन किए। तो मैं लिखता हूं ऑब्जर्वेशन में, ठीक है, क्या क्या ऑब्जर्व किया। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमने किया कि ये जो रेज है ये किस तरफ रही है, तो हम लिख सकते हैं कि कैथोड टू एनोड। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि कैथोड टू एनोड, या हम लिखे कैथोड रेज ट्रैवल कैथोड टू एनोड। मतलब ये जो कैथोड रेज है वो किस तरफ ट्रेवल करती है? कैथोड से एनोड की तरफ। फाइन, ठीक, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, चूंकि उन्होंने देखा कि ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, इसीलिए उसको उन्होंने क्या बोला कि ये ऑब्वियसली है कि ये कैसी होंगी? ये नेगेटिवली चार्ज्ड होंगी। नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स इसके अंदर प्रेजेंट है। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मतलब ऋण आवेश या आवेशित है, ये ऋण आवेशित है। ठीक, ऋण आवेशित है। दूसरी चीज कि यहां पर ऋण आवेशित है, और दूसरा कि एनोड की तरफ ट्रेवल कर रही है। ये तो हो गए हमारे 2 पॉइंट्स। ठीक, अब थर्ड पॉइंट उन्होंने क्या किया कि ये जो रेज हैं इनके पाथ में, इनके रास्ते में इन्होंने इन्होंने कोई ऑब्जेक्ट यहां पर फिक्स किया। ठीक है, देखो कोई भी साइंटिस्ट जब एक्सपेरिमेंट करता है तो वहां पर वो अपना, अगर उसको कोई फाइनल रिजल्ट आ भी जाता है तब भी वो उसको कम से कम हजारों बार उसको वो प्रूफ करता है अपने आप से। ठीक है, कई तरह के एक्सपेरिमेंट करता है उन पर अलग अलग तरीके से, ताकि जब वो लोगों के सामने उसको प्रेजेंट करे तो वो कहीं पर भी गलत साबित ना हो। ठीक है, वेरीफाई करता है। तो यहां पर उन्होंने फिर क्या किया कि उन्होंने एक ऑब्जेक्ट को इन रेस के पाथ में फिक्स किया। ठीक है, तो पाथ में जैसे ही वो फिक्स करता है तो वो क्या देखते हैं कि ये जो रेज हैं ये इसकी शेडो क्रिएट कर रही है। इसकी क्या बना रही है? शेडो बना रही है, इसकी परछाई बना रही है। अब परछाई तभी बन सकती है जबकि कैथोड की जो रेज है वो कैसी ट्रेवल कर रही है? स्ट्रेट लाइन में।
ठीक है भाई, जैसे सनलाइट की मार्ग में या सूर्य प्रकाश के रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो वो उसकी परछाई बनाता है, तो वैसे ही कैथोड रेज अगर वो शेडो क्रिएट कर रही है, परछाई बना रही है, मतलब कि क्या हुआ कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में मतलब कैथोड टू एनोड वो ट्रेवल कर रही है, और वो हमने पहले लिख दिया। तो शेडो बनाने का मतलब है कि उनका जो वेज है, मतलब वो कुछ होता है ना कि जैसे गैस के पार्टिकल्स हैं, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है कि स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधी रेखा में गति कर रही है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि कैथोड किरणें वो क्या करती हैं, सीधी रेखा में गति करती हैं, सीधी रेखा में गति करती हैं, सीधी रेखा में गति करती है। क्लियर, मतलब कि सीधी रेखा में गति कर रही है और कैथोड से एनोड की तरफ, मतलब दिशा भी बता दी हमने और वो किस वे में मूव कर रही है वो भी बता दिया। फाइन, चलिए तो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या रहा कि फिर उन्होंने यहां पर क्या फिक्स किया, उन्होंने यहां पर बहुत ही छोटे छोटे एक तरह से हम बोल सकते हैं फैन है, ठीक है, या फिर जो मूव कर सके ऐसी कुछ असेंबली यहां पर लगाई। ठीक है, तो जैसे विंड टरबाइन घूमता है हवा की वजह से, तो उसी तरह का एक छोटा सा टरबाइन बिल्कुल जो इस ट्यूब में फिट हो जाए और बहुत ही हल्का था वो, उसको उन्होंने यहाँ पर फिक्स कर दिया इस तरह से। ठीक है, जैसे हवा में वो जो छोटा सा खिलौना होता है ना, फिरकनी चरखी घुमाते हैं हम, उस तरह से। तो जैसे ही वो उसके रास्ते में रखते हैं तो वो देखते हैं कि ये जो कैथोड किरणें हैं वो उसको रोटेट कर रही हैं, मतलब कैथोड किरणों के रास्ते में आने पर वो क्या होने लगा है, रोटेट होने लगा है, घूमने लगा है। दैट मीन्स क्या हुआ कि कैथोड रेज हैव काइनेटिक एनर्जी। आपकी जो कैथोड किरणें हैं उनके पास गतिज ऊर्जा है, वो किसी वस्तु को गति प्रदान कर सकती हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि कैथोड रेज हैव काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मतलब कैथोड किरणों के पास क्या है भाई, गतिज ऊर्जा है भाई, तभी तो वो उसको मूव कर पा रही है। क्लियर, तो ये फोर्थ पॉइंट हो गया हमारा कि कैथोड किरणों के रास्ते में अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वो उसकी शेडो भी बनाती है, अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वो उसको रोटेट करने लगती है। क्लियर, चलिए फिर नेक्स्ट क्या है कि अगर वो काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर है तो डेफिनेट होगा कि उसके अंदर मास भी है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये रहा, हाफ mv²। ये काइनेटिक एनर्जी मतलब मास है यहां पर। तो कहने का मतलब कि ये जो किरणें हैं जिस तरह के कणों से मिलकर बनी है, जिस तरह के पार्टिकल्स से मिलकर बनी है, वो पार्टिकल्स कैसे हैं, उन पार्टिकल्स में मास है। ठीक है, इसी वजह से ये रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो रोटेट कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर पा रहे हैं, दैट मीन्स कि उनके पास क्या है, मास है। तो हम लिख सकते हैं कि एक मिनट फटाफट इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो मैं इसको क्लियर कर दूंगा ताकि मैं अगला पॉइंट लिख सकूं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट है हमारा, हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी है मतलब उसमें मास भी है। ठीक है, तो मैं हम लिख देते हैं यहाँ पर कि नेक्स्ट पॉइंट जो भी है हमारा, नंबर्स आप देख लेना कि कैथोड रेज हैव मास। भाई काइनेटिक एनर्जी है, दैट मीन्स उनमें मास है, मतलब कैथोड किरणों में द्रव्यमान है। वो जिस तरह के पार्टिकल, जिस तरह के कणों से मिलकर बनी है, उन कणों में क्या है, द्रव्यमान है, मास है। क्लियर, चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि अगर कैथोड रेज जो होती हैं वो एक्स रेज को भी प्रोड्यूस करती है, ये भी उनकी एक क्वालिटी है। ठीक है, हालांकि इसको डिटेल में हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बट लिख लेते हैं कि कैथोड रेज क्या कर सकती है, कैथोड रेज क्या कर सकती है, प्रोड्यूस कर सकती है। क्या प्रोड्यूस कर सकती है, एक्स रेज। एक्स रेज तो सभी ने सुनी होगी, एक्सरे होता है हमारा, तो वो जो एक्सरे है उसको भी प्रोड्यूस करने का काम हमारी कैथोड रेज कर सकती है। क्लियर, चलो फिर नेक्स्ट, फिर उन्होंने क्या किया कि इस ट्यूब के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की। ठीक है, वो ये देखना चाहते थे कि कैथोड रेज जो है ये मैग्नेटिक फील्ड में किस तरह का बिहेवियर शो करती है, चुंबकीय क्षेत्र में किस तरह से गति करती है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र जो है बहुत सारी चीजों को प्रभावित करता है।
वो चाहे विद्युत हो चाहे कोई पदार्थ हो, ठीक है, तो वो इन पर भी उसका प्रभाव देखना चाहते थे। तो उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्रिएट की, ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पर मैग्नेट शो कर रहे हैं, ठीक है। और जब ये कैथोड रेस इन मैग्नेटिक फील्ड के, इन मैग्नेट्स के बीच में से ट्रेवल करी तो क्या देखा उन्होंने कि वो डेविएट हो गई, मतलब उनका जो मार्ग है वो कैसा हो गया, वो मार्ग से भटक गई, विक्षेपित हो गई, ठीक है। मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र इनको क्या करता है, प्रभावित करता है। चुंबकीय क्षेत्र में आने पर इनकी जो गति है वो एक तरह से डिस्टर्ब हो गई, वो चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि कैथोड रेस जो है वो कैथोड रेस deviates in magnetic field। मतलब कैथोड किरणें क्या हो सकती है, चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती है। ये भी एक कंक्लूजन हो गया, क्लियर। तो ये कुछ मेजर इनकी क्वालिटीज हैं जो कि कैथोड उन्होंने ऑब्जर्व किया जे थॉमसन ने, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि भाई देखो क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम इससे, ये ऑब्जर्वेशन से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि एनोड से कैथोड जा रही है, मतलब कि वो कैसी चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, पहली बात क्लियर हो गई, ठीक है। फिर कहा कि भाई उनमें काइनेटिक एनर्जी है, मतलब उसमें क्या होगा, मास भी होगा, ये भी दूसरी बात हो गई। तीसरी बात उन्होंने कहा कि चुंबकीय क्षेत्र से भी प्रभावित हो रही है, ठीक है, मतलब उनमें कोई ना कोई चार्ज भी है उसके अंदर, जो कि वो पहले ही कह चुके हैं कि नेगेटिवली चार्ज है वो, क्लियर। अच्छा, फिर अब उन्होंने क्या किया कि ये जो ट्यूब है इसके अंदर अलग अलग तरह की गैसेस को भरना शुरू किया। पहले तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट जब किया था तब तो उसके अंदर कोई गैस नहीं थी, उन्होंने पूरी गैस बाहर निकाल ली थी। फिर उन्होंने सोचा कि अगर हम इस ट्यूब के अंदर अलग अलग तरह की गैसेस को फिल करें और फिर देखें कि क्या नया रिजल्ट आता है, तब उन्होंने फिर अलग अलग तरह की गैसेस को फिल करके और एक्सपेरिमेंट को करना शुरू किया। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कैथोड रेस जो है इनका E/m जो रेशो होता है, देखो E/m रेशो में बता देता हूं, E/m रेशो मतलब कैथोड किरणें जिन भी पार्टिकल से बनी है, जो कि कौन से है, इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन का चार्ज और उस इलेक्ट्रॉन का मास, इन दोनों के रेशो को ही हम क्या बोलते हैं, E/m रेशो, मतलब आवेश और द्रव्यमान का अनुपात, आवेश और द्रव्यमान का अनुपात। तो उन्होंने देखा कि कैथोड किरणों के आवेश और द्रव्यमान का जो अनुपात है वो हर स्थिति में एक जैसा ही आ रहा है। मतलब कि अगर यहां मैंने नाइट्रोजन गैस भरी उन्होंने, तब भी अनुपात जो है वो सेम आया। अगर उन्होंने हाइड्रोजन गैस भरी तब भी अनुपात सेम आया। अगर ऑक्सीजन डाली तो भी वही रेशो आया। मतलब कि यहां पर कोई भी गैस हो या गैस नहीं भी हो तब भी इस रेशो पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो इससे उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि भाई कैथोड रेस जो है हमारी, उसमें कुछ ऐसे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जो कि हर कंडीशन में एक जैसी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब वो हर तरह के एलिमेंट में होते हैं। उन्होंने इन इलेक्ट्रोड्स को भी चेंज करके देखा, भाई अलग अलग मेटल्स के इलेक्ट्रोड यहां पर लगा करके देखे, इलेक्ट्रोड्स दोनों चेंज करके देखे, गैस को चेंज करके देखा, पर हर कंडीशन में यहां पर E/m जो रेशो है, ठीक है, E/m रेशो कितना होता है, 1.75 × 10⁻11। चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम, और मास का यूनिट क्या है, केजी, तो ये कूलम पर केजी हो गया। तो ये E/m जो रेशो है ये कैथोड रेस के लिए, मतलब कैथोड रेस के लिए हर कंडीशन में सेम आ रहा है। तब उन्होंने ये कहा कि जो कैथोड रेस जिन पार्टिकल से बनी है वो पार्टिकल हर प्रकार के तत्व में पाए जाते हैं, हर प्रकार के पदार्थ में पाए जाते हैं। मतलब कि वो फंडामेंटल पार्टिकल है, मूलभूत कण है। और आज हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स तो हर जगह होता है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, इलेक्ट्रॉन्स हर किसी में होता है। इसीलिए ये उनकी जो बात है वो यहाँ पर सही साबित हो रही है। तो इस तरह से उन्होंने उन पार्टिकल्स को जो है, इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारा, उसकी डिस्कवरी हुई, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है जिसका कि एग्जिस्टेंस जो है वो हर तरह के पदार्थ में, हर तरह की कोई भी वस्तु हो संसार के अंदर, दुनिया में, जीवित अजीवित, सब में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है।
क्यों? क्योंकि उन्होंने जब गैस और इन सारी चीजों को चेंज करके देखा तब भी इस रेशो पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। क्लियर? चलो, तो ये पूरे एक्सपेरिमेंट में कोई दिक्कत? चलिए, अब ये तो हो गई ई बाय एम रेशो की बात। हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है और उसका मास कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है, ठीक। और अगर इसके चार्ज की बात करें, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की अगर हम बात करें तो चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास, और ये रहा हमारा ई बाई एम रेशो। क्लियर? अब हम बात करते हैं प्रोटॉन की, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में हमने पता कर लिया कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई थी। अब प्रोटॉन को देखते हैं। तो प्रोटॉन का जो डिस्कवरी है, प्रोटॉन की जो खोज है वो किसने की थी? ई गोल्डस्टीन ने, ठीक है। गोल्डस्टीन साइंटिस्ट जो थे हमारे, उन्होंने प्रोटॉन को सबसे पहले डिस्कवर किया था, ठीक है। अब वो क्या एक्सपेरिमेंट था वो भी हम देखते हैं। तो वो भी लगभग, ठीक है, ऑलमोस्ट पूरा सेम ही है कैथोड रेज जैसा, ठीक है। तो क्या था उसमें? जैसे कैथोड रेज में डिस्चार्ज ट्यूब थी हमारे पास, वैसे ही यहाँ पर भी एक, हम ये देखिए इस तरह से उन्होंने भी डिस्चार्ज ट्यूब लिया, सेम, ठीक है। 2 इलेक्ट्रोड लगाए, वो भी सेम। बैटरी लगाई, वो भी सेम, ठीक है। ये बैटरी लग गई, बैटरी लगाई, वो भी सेम। वैक्यूम पंप लगाया, ओके। फिर क्या किया? अब बट उन्होंने यहां पर जो एयर प्रेशर है, ठीक है, कैथोड वाले एक्सपेरिमेंट में एयर प्रेशर बिल्कुल कम था, ना के बराबर, नेग्लिजिबल। बट यहाँ पर जो एयर प्रेशर है ये कुछ उससे ज़्यादा था। मतलब वहाँ पर अगर 10 टू द पावर -3 था, तो यहाँ पर जो है वो 10 टू द पावर -1 है। मतलब उसके कंपैरिजन में यहाँ पर कुछ एयर के पार्टिकल्स या एयर के जो मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं वो इस ट्यूब के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। पूरी तरह से ट्यूब खाली नहीं है। तो ये डिफरेंस था यहाँ पर बस। तो एयर प्रेशर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर था 10 टू द पावर -1 के करीब। बैटरी का वोल्टेज सेम है हमारे पास, ठीक है। और एनोड भी सेम है, ये रहा एनोड। कैथोड भी सेम है। क्लियर? तो पंप से उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर एयर प्रेशर को मेंटेन किया और उसके बाद में क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर दिया, मतलब बैटरी को ऑन कर दिया या सर्किट को कंप्लीट कर दिया। तब उन्होंने क्या देखा? अब उन्होंने क्या किया था, जैसे एक और इसमें आप चेंज देख सकते हो कि एनोड, उस वाले एक्सपेरिमेंट में हमने यहाँ पर जिंक सल्फाइड लगाया था, ठीक है। तो इस वाले एक्सपेरिमेंट में हमें क्या करना पड़ेगा? इस तरफ जिंक सल्फाइड की लेयर को जो है वो लगानी पड़ेगी। और इलेक्ट्रॉन वाले केस में ये जो एनोड था ये पोरस था, तो बस इस वाले केस में हमें इसको पोरस बनाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से ये हो गया, फाइन। तो यहाँ पर कुछ चेंजेस किए, केवल अपोजिट किया है उन्होंने। यहाँ पर जो ट्रीटमेंट हमने एनोड के साथ किया था पहले, वो कैथोड के साथ किया है। बस जैसे ही यहाँ पर एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ तब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, वो ऑब्जर्वेशन हम देखते हैं कि एनोड से लेकर के कैथोड की तरफ, ठीक है, एनोड से कैथोड की तरफ वो जो रेज बनी है वो मूव कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहला वहां पर जैसे इलेक्ट्रॉन की जो वेव थी, जो रेस थी, वो कैसी थी? नेगेटिवली चार्ज थी। बट यहां पर क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज है। मतलब अगर हम सबसे पहला पॉइंट इसका ऑब्जर्वेशन लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि जो रेज यहां अंदर बन रही हैं, जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं? एनोड रेज बोल रहे हैं, ठीक है। कौन सी रेज बनेगी यहां पर? एनोड रेज, क्योंकि ये एनोड से जनरेट हो रही है, ठीक है। तो ये इनको हमने नाम दे दिया एनोड रेज, एनोड किरणें। अब एनोड किरणें पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, ठीक है। पॉजिटिव टू नेगेटिव मतलब कि ये अपने आप में कैसी होनी चाहिए? ये पॉजिटिवली चार्ज होनी चाहिए, तभी तो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, फाइन। तो पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं कि जो एनोड रेज है, देखिए यहां पर एक बात ध्यान रखिए कि हम एनोड रेज की बात कर रहे हैं। अभी मैंने ये नहीं कहा कि प्रोटॉन यहां पर पॉजिटिव है या प्रोटॉन इस तरफ से इस तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि एनोड रेज जो है वो प्रोटॉन नहीं होती है भाई। कैथोड रेज तो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन है, बट एनोड रेज के केस में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है वो अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि एनोड की जो रेज है, वो एनोड की रेज क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है, मतलब धन आवेशित है, धन आवेशित।
ठीक, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हुआ, किस तरफ मूव कर रही है, तो मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड। सिंपल है ये तो, एनोड टू कैथोड, एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर रही हैं, ठीक है, गति कर रही हैं। ये भी बात क्लियर हो गई। फिर इनके साथ भी वो सारे एक्सपेरिमेंट हुए जो इलेक्ट्रॉन्स वाली रेस के साथ हुए थे। यहाँ पर भी बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा, उसकी भी शेडो आई, मतलब इनमें भी क्या है, इनमें भी एक तरह से ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। यहाँ पर मूविंग ऑब्जेक्ट को भी रखा गया, उसने भी क्या किया, मूव करना शुरू कर दिया, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी इसके अंदर है। तो वो सारे जो पॉइंट है वो सेम है, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी है इसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी, और साथ में क्या है, मास भी है। फिर मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करें तो वो भी यहां पर सेम है कि ये क्या होती है, डेविएटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट। सारे पॉइंट सेम है, तो फिर अंतर क्या है भाई, जब सारे पॉइंट सेम है तो फिर दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखिए पहला डिफरेंस तो आपको दिख ही रहा है कि वो नेगेटिवली चार्ज थी और ये कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। ये कैथोड से कैथोड से एनोड जा रही थी, अब ये वाली क्या कर रही है, एनोड से कैथोड आ रही है। काइनेटिक एनर्जी इनमें भी है, मास इनमें भी है, और मैग्नेटिक फील्ड से ये भी डेविएटेड हो रही है, ठीक। इसके बाद क्या हुआ कि यहां पर इन्होंने इस ट्यूब के अंदर जो है अलग अलग तरह की गैसेस ट्राई की, जैसे उन्होंने किया था, बट वहां पर तो जो ई बाय एम रेशो था वो तो सेम आ रहा था कैथोड के केस में, बट यहां पर सेम नहीं आ रहा है। ई बाय एम रेशो जो है एनोड रेस के लिए क्या है, ये डिफरेंट आ रहा है, मतलब कि ई बाय एम रेशो जो है वो गैस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर हमने हाइड्रोजन ली तो ई बाय एम रेशो कुछ अलग है, अगर मैंने नाइट्रोजन ली तो ई बाय एम रेशो अलग है। तो कहने का मतलब कि अलग अलग गैस को यहां पर डालने पर ई बाय एम का जो रेशो है वो भी अलग अलग आ रहा है, मतलब कि एनोड की जो रेज है उनमें जो पार्टिकल्स हैं वो हर एलिमेंट में एक जैसे नहीं है। ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एनोड की रेस के जो पार्टिकल्स हैं, जैसे वहां तो हमने बोल दिया था कि फंडामेंटल पार्टिकल है, बट यहां पर हम वो नहीं बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो रेशो है ये हर बार अलग अलग आ रहा है, जो भी गैस आप डालोगे उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएगा। तो फिर क्या किया जाए, तब उन्होंने ये किया कि इसमें हाइड्रोजन गैस फिल किया, ठीक है, हाइड्रोजन गैस को इसके अंदर फिल कर दिया। हाइड्रोजन गैस को क्यों फिल किया, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो है उसी के केस में ई बाय एम रेशो सबसे ज्यादा आ रहा था, हाईएस्ट ई बाय एम रेशो हाइड्रोजन के केस में, ठीक है, वो क्या आ रहा था, हाईएस्ट, हाइड्रोजन के केस में हाईएस्ट था वो। क्यों हाईएस्ट होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का जो मास है वो सबसे कम है, और अगर मास कम है, नीचे वाला वैल्यू कम है, तो ऑब्वियसली है कि रेशो कैसा आएगा, हाईएस्ट आएगा। तो ई बाय एम का जो रेशो है वो हाइड्रोजन के केस में सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है, आया, उन्होंने देखा। और हाइड्रोजन में क्या होता है हमें पता है, हाइड्रोजन में तो केवल क्या, एक प्रोटॉन ही होता है। तो हम हाइड्रोजन के केस में ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो एनोड रेस निकल रही है वो क्या है, वो कंप्लीटली प्रोटॉन है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के केस में, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इन द केस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के केस में आप क्या बोल सकते हो कि जो एनोड रेज हैं, एनोड रेज वो किससे बनी हुई है, ये मेड अप है, मेड अप ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि हाइड्रोजन में प्रोटॉन के अलावा कुछ नहीं होता है, ठीक है भाई। इलेक्ट्रॉन तो निकल ही चुका है, यहां क्या हो रहा है, ये देखिए, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, हम सबको पता है, ये हाइड्रोजन का एटम है, ये देखिए एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन गैस जैसे इसमें फिल की, ठीक है, और ये जब एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ तो एनोड से रेस निकलना शुरू हुई, तो एनोड से जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं वो किससे टकराते हैं, इन गैस पार्टिकल से टकराते हैं, क्योंकि यहाँ पर एयर प्रेशर उतना कम नहीं है जितना उस वाले एक्सपेरिमेंट में था, मतलब गैस यहाँ प्रेजेंट रखना पड़ेगी हमें। तो हाइड्रोजन के पार्टिकल्स या किसी भी गैस के पार्टिकल्स से ये जो सब्सटेंस है या ये जो एनोड की रेस है वो कोलाइड करती है, टक्कर करती है। तो क्या होता है कि जैसे ही हाइड्रोजन से ये पार्टिकल्स इसका टकराया तो उसने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, निकाल दिया बाहर,
हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अलग हो गया और उसका प्रोटॉन जो है वो अलग हो गया। अब जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का निकल गया या कोई भी गैस है उसका जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो गैस कैसे हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और पॉजिटिवली चार्ज गैस किसकी तरफ मूव करेगी, नेगेटिव की तरफ, और जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो किधर जाएगा, वो एनोड की तरफ जाएगा। मतलब यहां पर साथ में कैथोड रेस भी बन रही है, ठीक है, बट वो एक्सपेरिमेंट अभी किसका है, एनोड रेस का है। तो क्या ऑब्जर्वेशन हुआ कि जब गैस से एनोड रेस के जो पार्टिकल्स हैं वो टकराते हैं तो वहां पर गैस के इलेक्ट्रॉन को वो निकाल देते हैं, गैस के जो एटम है उसका इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं और गैस कैसी हो जाती है, आयोनाइज्ड गैस। ठीक है, तो आयोनाइज्ड गैस किस तरफ ट्रेवल करती है, कैथोड की तरफ। तो हम क्या बोल सकते हैं कि कैथोड की जो रेज है वो एक्चुअल में क्या है, वो किससे मिलके बनी है, कैथोड की जो रेज है उसमें क्या होते हैं, आयोनाइज्ड गैस, आयोनाइज्ड गैस पार्टिकल्स हैं। ठीक है, मतलब आयोनाइज का मतलब आयनीकृत, आयनीकृत गैस के कण हैं या गैस के मॉलिक्यूल हैं। तो गैस के मॉलिक्यूल जो आयोनाइज्ड हैं वही उन्हीं से एनोड रेस बनती है। बट हाइड्रोजन के केस में हम क्या बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन के केस में यहां पर जो आपकी जो रेस बनी है एनोड रेस, वो किससे बनी है, प्रोटॉन के, क्योंकि वहां पर प्रोटॉन के अलावा कुछ नहीं बचा। हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता, वो भी हमने निकाल दिया। फाइन, तो अगर कोई हैवी गैस लेंगे, जैसे नाइट्रोजन लिया हमने, तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, देखिए प्रोटॉन नाइट्रोजन, यहां पर मैं इसका न्यूक्लियस बनाता हूं, ये देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, तो प्रोटॉन उसके पास कितने होंगे 7, और यहां पर इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे उसके पास 7। तो फर्स्ट में हमें पता है 2 हैं और इसमें इस वाले में कितने होंगे 5 होंगे। ठीक है, तो इन ये जो आउटर मोस्ट शेल है इसका नाइट्रोजन का, इसमें से 5 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और बट ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल अभी बचा हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन भी बाकी है। ठीक है, तो उसको तो हम प्रोटॉन नहीं बोल सकते, बट हाइड्रोजन के केस में उसे प्रोटॉन बोला जा सकता है क्योंकि उसमें प्रोटॉन के अलावा कुछ नहीं बचा है। फाइन, तो अलग अलग गैस की कंडीशन में अलग अलग E/m रेशो आने की वजह से उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो एनोड रेस के पार्टिकल्स हैं वो हर गैस के लिए अलग अलग है, और वो एनोड की जो रेज है वो आयोनाइज्ड गैस पार्टिकल से बनी है, और हाइड्रोजन के केस में वो टोटली प्रोटॉन से बनी हुई है। क्लियर, तो ये हो गई एनोड रेस की बात। तो इसमें सारा कुछ लगभग कैथोड रेस जैसा ही एक्सपेरिमेंट है, बस आपको छोटी छोटी कुछ चीजों का यहां पर ध्यान रखना है। ठीक, फिर इसके बाद अगर हम बात करें कि E/m रेशो तो सबके लिए अलग अलग होता है। अगर मास की बात करें तो मास जो होता है हमारे प्रोटॉन का वो कितना होता है, और चार्ज, ठीक है, तो चार्ज तो सेम ही होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का चार्ज कैसा होता है, सेम होता है, बस इसमें डिफरेंस क्या होता है कि प्रोटॉन का जो चार्ज है वो पॉजिटिव होगा और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो नेगेटिव होगा। और जो मास है, मास से ऑब्वियसली प्रोटॉन का मास ज्यादा होगा क्योंकि प्रोटॉन क्या है, एक हैवी पार्टिकल है। तो यहां पर मास हमारा कितना है भाई, मास ये रहा आपके प्रोटॉन का मास। ठीक है, तो ये हो गया प्रोटॉन का मास, ये हो गया प्रोटॉन का चार्ज, और प्रोटॉन के लिए E/m रेशो हर गैस के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, तो वो फिक्स नहीं है। क्लियर, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हो गई हमारी प्रोटॉन के बारे में। तो प्रोटॉन मतलब एनोड रेस की जो डिस्कवरी है वो, और कैथोड रेस, इन दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटीज है, बहुत सारी समानताएं, और जो अंतर है वो भी मैंने आपको बता दी।